बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मैंने अपने चैनल का नाम गार्डन ऑफ इन्फो से चेंज करके लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स कर दिया। तो चलें जी, शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 4.1 है। इसमें कह रहा है जी, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस। हमारे पास ये जो नीचे फोर्सेस तीन दी गई हैं, हमने इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो पहली फोर्स जो है वो 10 न्यूटन की फोर्स है और ये एक्ट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस। और दूसरी फोर्स है 6 न्यूटन की और ये एक्ट कर रही है अलोंग वाई एक्सिस। और तीसरी फोर्स है 4 न्यूटन की और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के की तरफ जो है ना, ये एक्ट कर रही है, उस तरफ लग रही है ये। तो ये तीनों फोर्सेस जो है, हमने इसकी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो निकालनी है कि इन फोर्सेस का जो कंबाइंड इफेक्ट है या इनका जो इनको आपस में ऐड करके जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हमें एक्सिस का पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। तो इसकी ये जो राइट साइड होती है, इसको एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी कहा जाता है, या सिर्फ एक्स एक्सिस भी हम इसको कहते हैं। और इसकी ये जो साइड है, इसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये एरो हेड ये बता रहा है कि ये आपकी जो एक्सिस है ये इसी तरफ आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये इधर से इस तरफ आगे की तरफ जा रहा है, इसी तरह। और यहाँ पे दरमियान में हम एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, या सिर्फ वाई एक्सिस भी कहते हैं। और इसके जो नीचे वाले, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसमें वैल्यूज जो है वो यहाँ पे दरमियान में जीरो होता है, जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मिलते हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है, वाई की वैल्यू भी जीरो होती है। ठीक है, तो जब इस ओरिजिन से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई की वैल्यूज प्लस में होंगी। ठीक है जी, +1 +2 +3, और नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस में होती है। तो इसको हम, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, या एक्स वाई एक्सिस भी इसको कहा जाता है। तो ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि उसने हमें बताया था कि हमारे पास ये जो तीन फोर्सेज हैं वो मतलब इनकी डायरेक्शन में लग रही हैं। तो पहली हमारी जो फोर्स है 10 न्यूटन की, ये लॉन्ग एक्स एक्सिस लग रही है। तो ये जी मैंने इसको, ठीक है, एक एरो से शो कर दिया है। 10 न्यूटन की फोर्स है और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस है। उसके बाद दूसरी फोर्स जो है वो 6 न्यूटन की है और वो अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये इसको मैंने येलो लाइन से जाहिर कर दिया है। और ये हमारी जो दूसरी फोर्स है वो 6 न्यूटन की है और उसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस पे। और ये हमारी थर्ड फोर्स है, ठीक है, ये हमारी, ये मैंने इसको ग्रीन कलर से शो किया है, ये 4 न्यूटन की फोर्स है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लग रही है। तो हमने इनका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये तीन फोर्सेस लग रही हैं, तो हमने इनका रिजल्टेंट निकालना है। अब वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, सोल्यूशन में सबसे पहले तो हमें जो गिवन डेटा वो हम लिख लेते हैं। इस फोर्स को हम F1 कह देते हैं। F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन और ये लग रही है जी एक्स एक्सिस पे। F2 जो है वो हमारी 6 न्यूटन है और ये वाई एक्सिस पे लग रही है। और F3 जो है ये 4 न्यूटन है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लग रही है। तो रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड करनी है, ठीक है, फाइंड करना है हमने, और डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो जो फोर्स है उसका जो रिजल्टेंट है उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो हम उसका मैग्नीट्यूड चाहिए उस फोर्स का, और साथ ही कि उसकी डायरेक्शन चाहिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम इसका एक्स कंपोनेंट देखते हैं क्या होगा हमारे पास। तो अब देखें, हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो लग रही है वो 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो लग रही है वो 4 न्यूटन की लग रही है। तो एक्स एक्सिस पे जो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, तो ये चूंकि फोर्स इस तरफ जो एक्स एक्सिस वाली फोर्स होती है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और इस तरफ वाली फोर्स को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लग रही होती है। तो अब इससे ये होगा कि जब 10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लग रही है तो ये 4 न्यूटन की फोर्स जो है वो इसके असर को ज़ायल करेगी। ठीक है, 10 न्यूटन की फोर्स है तो इसमें से 4 न्यूटन अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ जो फोर्स लग रही है इसकी फोर्स ये ऑपोजिट सिम में लग रही है तो ये इसकी मुखालफत करेगी। तो हमारा जो एक्स कंपोनेंट बनता है एफ ऑफ एक्स, इसको हम कहेंगे, ठीक है, या फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जो है ये इक्वल होगी जी 10 - 4 न्यूटन। ठीक है जी, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 न्यूटन आ जाएगा। अब हमारी एक्स एक्सिस पे जो फोर्स लग रही है वो दरअसल 6 न्यूटन की लग रही है। इस तरफ 10 की लग रही है, इधर -4 की लग रही है। ठीक है, तो ये चूंकि इसमें से माइनस हो जाएगी तो इसलिए ये हमारे पास जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है या जो फोर्स हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है वो 6 न्यूटन की है। इसके बाद हमारा जो वाई पे फोर्स लग रही है वो एक ही है चूंकि, ठीक है, और वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लग रही है तो वो हमारे पास 6 न्यूटन आ जाएगी। तो अब हमारे पास फार्मूला होता है जी, ठीक है, ये रिजल्टेंट का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है,
ठीक है। एफ की वैल्यू निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर और इसके ऊपर हमने होल स्क्वायर रूट ले लेना। ठीक है, मतलब जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लग रही है उसका स्क्वायर लेंगे प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स लग रही है उसका स्क्वायर लेंगे और फिर दोनों को ऐड करके इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो वैल्यूज पुट करते हैं एफ इज इक्वल टू, जो एफ एक्स हमारे पास 6 है तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एफ वाई भी हमारे पास 6 है तो ये भी 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों का स्क्वायर जब लेंगे तो ये 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 72 आएगा। फिर हमने कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 72 लेना है या 72 का जजर ले लेना है। तो हमें एफ की वैल्यू है वो 8.5 और साथ हम चूंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है तो हम 7 न्यूटन लिखेंगे। इसके बाद हमने एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये हमने रिजल्टेंट फोर्स जो थी उसका मैग्नीट्यूड एफ निकाल लिया। अब हमने डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन के लिए थीटा के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो होता है टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। मतलब हम जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लग रही है जो उसका एक्स वाई कंपोनेंट है वो डिवाइडेड बाय उसका एक्स कंपोनेंट, और इसको जब डिवाइड करेंगे जो चीज आएगी उसको हमने कैलकुलेटर की मदद से टेंजेंट इनवर्स लेना है। ठीक है जी, शिफ्ट दबा के अब टेंजेंट का बटन दबाएंगे तो ये टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई भी हमारे पास 6 है और एफ एक्स भी हमारे पास 6 है तो ये 6 से कट जाएगा तो हमारे पास 1 रह जाएगा। तो जब हम टेंजेंट इनवर्स 1 लेंगे, ठीक है, इसके लिए आपने कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर आप टेंजेंट वाला बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप 1 लिखेंगे और जब इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मिल जाएगा। तो ये हमारा जो ये तीन फोर्सेज है इनका रिजल्टेंट जो है, ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी उसका मैग्नीट्यूड 8.5 न्यूटन होगा और वो 45 के एंगल पे होगी। इसके बाद अगला प्रॉब्लम है जी प्रॉब्लम 4.2। इसमें हमें कह रहे हैं जी फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं जी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एक फोर्स के जो कि 50 न्यूटन की है और वो एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रही है। तो ये तो हमने एक्सिस बना ली है, हमारा एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया और जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं ये हमारा ओरिजिन आ गया। तो हमारी जो फोर्स, ठीक है जी, एफ जो फोर्स है हमारी, ठीक है, ये 50 न्यूटन की है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ 50 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है और ये एंगल कितने का बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है। अब हमने फाइंड क्या करने हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो ये जो फोर्स एफ है इसको जब हम अगर यहाँ से नीचे मिलाएं एक्स एक्सिस पे तो हमारे पास यहाँ एक ट्राइंगल बन जाती है और एक हमारे पास ये वाला कंपोनेंट बनता है। ठीक है, इसको हम एक्स कंपोनेंट कहते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और दूसरा हमारे पास जो इसका कंपोनेंट बनता है इसको हम एफ वाई कहते हैं, ये चूँकि वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो इसको हम एफ वाई कहते हैं, ये इसका वाई कंपोनेंट है। तो इन दोनों के दरमियान चूँकि 90 का एंगल होता है, ठीक है, तो इस वजह से हम इन दोनों को क्या कहते हैं जी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं ऑफ अ फोर्स। ठीक है, तो ये एक फोर्स है, इसके हमने दो कंपोनेंट्स कर लिए। ठीक है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर ये रिजल्टेंट हो, ठीक है, तो हमारी फर्स्ट फोर्स ये आ गई। ठीक है, इसका हेड जो है वो अगली जो फोर्स है उसका टेल पहले की हेड से मिलेगा और जो रिजल्टेंट होता है उसके आखिरी जो हेड होता है उसके हेड के साथ उसका हेड मिलता है और पहले की टेल के साथ उसकी टेल मिलती है। तो ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमने इसके दो कंपोनेंट्स बना लिए। जो फोर्स हमें दी गई थी 15 न्यूटन की और बताया था कि एंगल 30 डिग्री का है, तो इसके जो एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट है और एफ ऑफ वाई कंपोनेंट है इसको हम एक्स कंपोनेंट भी कहते हैं या हम इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं, इसको वाई कंपोनेंट भी कहा जाता है या वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में चूंकि 90 का एंगल है इस वजह से हम इन दोनों कंपोनेंट्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तीन नाम यूज हो रहे हैं, एफ एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, और इन दोनों को हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है जी, तो अब हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है और एफ ऑफ वाई फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सोल्यूशन में हमें जो चीज़ें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। एफ इज इक्वल टू हमारे पास 50 न्यूटन है, उसके बाद थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री। कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं एफ ऑफ एक्स, ये एक्स कंपोनेंट, एफ ऑफ वाई या वाई कंपोनेंट हमने फाइंड करना है इस फोर्स का। तो उसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट होता है वो होता है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है जी, एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे एफ कॉस थीटा। एफ भी हमें गिवन है
और थीटा भी गिवन है, तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ की जगह 50 आ गया और कॉस इसी तरह आ गया, थीटा की जगह 30 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब कैलकुलेटर की मदद से हमने एफ ऑफ एक्स 50 इसी तरह आ गया, कॉस 30 की आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर पे आप कॉस का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद 30 लिखेंगे और इक्वल प्रेस करने पे कॉस 30 की वैल्यू आपको 0.866 आएगी। अब हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए 50 को 0.866 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 43.4 न्यूटन। हम क्योंकि ये फोर्स है इस वजह से हम इसके साथ न्यूटन का यूनिट लगाएंगे। इसके बाद हमने एफ ऑफ वाई कंपोनेंट निकालना है या वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है। एफ ऑफ वाई, इसका फार्मूला होता है एफ साइन थीटा। ठीक है जी, एक्स कंपोनेंट का फार्मूला है एफ कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट का फार्मूला है एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे उसी तरह। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ की जगह 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाई साइन थीटा की जगह हम 30 लगा देंगे। एफ ऑफ वाई 50 इसी तरह आ गया, साइन 30 जो है ये कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये 0.5 होता है और जब हम 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 न्यूटन हमारे पास इसका y कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये अब हमने दोनों जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, एक फोर्स जो 50 न्यूटन की थी और 30 डिग्री पे एक्ट कर रही थी, वो हमने फाइंड कर ली। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है 4.3 है। इसमें कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स if its x component is 12 न्यूटन and y component is 15 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से उलट है। उसने हमें जो है ना मैग्नीट्यूड बताया था और एंगल बताया था, डायरेक्शन बताई थी और हमसे कहा था कि ये जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ये हमने फाइंड करने हैं। अब इसमें उलट है, हमें x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दे दिया है, हमने वो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो डायग्राम बना लेते हैं जी। हमारे पास ये एक्स कंपोनेंट सॉरी एक्स एक्सिस आ गया और ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया। जहाँ ये दोनों मिलते हैं ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, इसको हम ओसीडी नोट करते हैं। अब हमने वो फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, ये फोर्स हमें नहीं पता। ठीक है, और साथ ही हमने एंगल फाइंड करना है या इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, आप जब भी प्रॉब्लम में आपको कहे ना डायरेक्शन फाइंड करनी है किसी वेक्टर की या फोर्स की, तो उसका मतलब होता है उसका आपने एंगल फाइंड करना है एक्स एक्सिस का। तो थीटा हमने फाइंड करना है, तो हमें गिवन क्या है जी, इसका एक्स कंपोनेंट। ठीक है, जो एफ ऑफ एक्स है 12 न्यूटन वो हमें बता दिया है और जो वाई कंपोनेंट है, ठीक है 5 न्यूटन का, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ये हमें पता है। तो हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता है। अब हमने वो फोर्स फाइंड करनी है और साथ एंगल थीटा फाइंड करना है। तो ठीक है जी, ये चूंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के दरमियान यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 का बनेगा। तो सोल्यूशन है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमने फाइंड करनी है, एफ डायरेक्शन थीटा हमने फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 12 न्यूटन और एफ ऑफ वाई हमें गिवन है 25 न्यूटन। नाउ ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़े एफ, तो वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स भी हमें पता है 12 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एफ ऑफ वाई ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू 12 का अगर आप स्क्वायर लें तो ये 144 होता है, प्लस 25 का स्क्वायर लेंगे तो 125 आएगा और एफ इज इक्वल टू, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 169 आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस 13 आएगा। माइनस का 13 तो हम नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एफ इज इक्वल टू 13 न्यूटन हमारा उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा फोर्स का। ये वाली जो हमारी फोर्स है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 13 न्यूटन आएगा। इसका एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है जी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। जब हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिए हो तो थीटा फाइंड करने का ये फार्मूला ये आपने याद करना है। उसके अलावा अगर हमें एफ एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिए हो और मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो उसके लिए ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ वाई 25 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स 12 है। तो यहाँ पे आप 25 को पहले 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ये 0.417 आ जाएगा 25 को जब आप 12 से डिवाइड करें। अब आपने शिफ्ट दबा के टेंजेंट का बटन प्रेस करना है, ठीक है, तो इससे टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद आपने वैल्यू लिखनी है 0.417। तो इसको जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 22.6 डिग्री होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने डिग्री का निशान लगाना है क्योंकि ये एंगल है। इसके बाद अगला प्रॉब्लम है जी हमारा
प्रॉब्लम 4.4, इसमें हमें कह रहा है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। अभी हमारे पास टॉर्क का एक प्रॉब्लम है, इसमें हमें कह रहा है कि 100 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है, ठीक है जी। ये हमारे पास स्पैनर है, ठीक है, इसको इंग्लिश में स्पैनर कहा जाता है, ठीक है, जो हम नट टाइट करने के लिए यूज़ करते हैं या लूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ठीक है, तो ये एक फोर्स लग रही है, इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली, इस फोर्स को हमने परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब अपवर्ड लगा रहे हैं या ऐसे डाउनवर्ड ऐसे मतलब लग रही है। परपेंडिकुलर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे है। ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, तो हमने ये जो नट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, फोर्स 100 न्यूटन की हम लगा रहे हैं, और जिस जगह ये फोर्स लग रही है उस जगह और नट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, 10 सेंटीमीटर, इसको हम एल कहते हैं, ठीक है, ये मोमेंट आर्म कहते हैं हम इसको। मोमेंट आर्म क्या होती है, हमारे पास जहाँ पे फोर्स लग रही होती है, ठीक है, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उसके और जो हमारा जिस जगह लग रही है उसके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये परपेंडिकुलरली का लफ्ज यूज हुआ था कि 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है परपेंडिकुलरली एक स्पैनर पे, जिसका डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है नट से, ठीक है, यहाँ। तो इसके बाद हमने टार्क फाइंड करना है। टार्क क्या होता है, ठीक है, ये टर्निंग इफेक्ट जो होता है, ठीक है, जब हम ये फोर्स लगाएंगे तो ये नट जो है, ठीक है, ये या तो लूज होगा या टाइट होगा, तो इसके अंदर जो फोर्स लगाने पे ये जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, ठीक है, या घुमाव पैदा होगा, इसको हम टॉर्क कहते हैं। तो सोल्यूशन में करने से पहले फोर्स हमें गिवन है 100 न्यूटन की, फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली, थीटा कितना है जी 90 डिग्री है, मोमेंट आर्म, ठीक है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो चूंकि ऐसा यूनिट सेंटीमीटर तो नहीं है, मीटर है, तो इसके लिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 को 100 से डिवाइड करने पे 0.1 आ जाता है, ठीक है जी, मीटर। तो ये हमारे पास मोमेंट आर्म एल आ जाएगा। तो टार्क जो है हमने फाइंड करना है, इसको हम टा से, ठीक है, ये सिंबल होता है टा, इसको हम टार्क कहते हैं। तो टार्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, या टार्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, ठीक है। तो ये चूंकि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, तो एफ क्रॉस एल है, ठीक है, तो इसको जब हम खत्म करेंगे तो ये हमारे पास एफ एल साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट करते हैं। एफ की वैल्यू हमारे पास 100 न्यूटन है, उसके बाद हमारे पास एल की वैल्यू 0.1 है, ठीक है जी, और साइन थीटा हमारे पास 90 था, तो थीटा की जगह हम 90 पुट कर देंगे, तो 100 इसी तरह आ जाएगा जी। जब साइन 90 जो होता है ये हमारे पास 1 होता है, ठीक है, कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे 1 आएगा, तो 100 को जब हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और जब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही रहेगा, तो हमारे पास जो टार्क आएगा वो 10 आएगा, और टार्क का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, ये आपको यहाँ ही से पता लग रहा है। टार्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंट आर्म है, तो फोर्स का जो यूनिट न्यूटन होता है और मोमेंट आर्म एक डिस्टेंस है या लेंथ है, तो इसका मीटर ही होगा, ठीक है। तो टार्क हमारे पास 10 न्यूटन मीटर आ जाएगा। जब हम 10 न्यूटन मीटर का टार्क लगाएंगे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर के फासले पर, मतलब टार्क सॉरी, जब हम 100 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे और हमारा जो डिस्टेंस होगा वो 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, मोमेंट आर्म, तो 10 न्यूटन मीटर का टार्क पैदा होगा। इसके बाद न्यूमेरिकल है जी हमारा 4.5, ठीक है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजॉन्टल, एक फोर्स है जो किसी जिस्म पे अप्लाई हो रही है और वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन, फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एक्स कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स जो है वो 20 न्यूटन है। हमने फोर्स फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई हमारी, ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, एक्स एक्सिस भी कहते हैं। उसके बाद हमारा ये वाई एक्सिस आ गया, जहाँ ये दोनों मिलेंगे ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। अब कह रहे हैं फोर्स लग रही है, ठीक है जी, एफ फोर्स है ये हमें नहीं पता, और ये कितने एंगल पे लग रही है जी, 30 डिग्री पे लग रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। एक्स एक्सिस जो होता है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ हमारे पास जो एंगल है वो 30 डिग्री है। उसके बाद उसने हमें बताया कि एक्स कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स जो है ये 20 न्यूटन है, ठीक है। एफ ऑफ वाई उसने हमें नहीं बताया, ठीक है,
तो ये हम नहीं लिखते, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है आगे फार्मूले के अंदर। तो अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें जो सॉल्यूशन के लिए जो है ना एंगल दिया गया वो 30 डिग्री है, एंगल बता दिया गया हमें, सॉरी उसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता दिया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 20 न्यूटन है, और हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम फार्मूला अगर आपको याद हो एक्स कंपोनेंट का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स हमें पता है, ठीक है, ये हमें बता दिया 20 न्यूटन है, एफ हमने फाइंड करना है, और कॉस थीटा जो है ये हमें, ठीक है, ये बता दिया 30 डिग्री है। तो मतलब हम इस इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ से एफ निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी जो दो चीज़ें अननोन है, एफ ऑफ एक्स भी हमें पता है और थीटा भी हमें पता है। तो अब f इज इक्वल टू, ठीक है, f की वैल्यू निकालने के लिए cos थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय cos थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 20 है, डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो cos थीटा की जगह 30 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू 20 उसी तरह आ जाएगा, cos 30 आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये 0.866 आ जाएगा। अब 20 को 0.866 से डिवाइड करेंगे तो F इज इक्वल टू 23.1 न्यूटन जो है ये हमारी फोर्स आ जाएगी। देखते हैं जी, प्रॉब्लम 4.6 है, इसमें कह रहा है द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कार का रेडियस जो है, सॉरी कार के स्टीयरिंग का जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर है। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है, तो ये देखते हैं जी कपल क्या होता है हमारे पास। तो हमारे पास ये एक कार का स्टीयरिंग है, ठीक है, इसका उसने हमें रेडियस बता दिया, रेडियस इसके सेंटर से लेके यहाँ बाहर तक, ठीक है, ये जो सर्कल है ना, ठीक है, तो इसकी यूं की सर्कुलर शेप है, तो ये सेंटर से लेके यहाँ तक जो फासला होगा इसको हम रेडियस कहेंगे। ठीक है, अब हमने टार्क फाइंड करना है प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है, तो जब हम कार के स्टीयरिंग को मूव कराते हैं, ठीक है, तो एक हम हाथ हमारा इधर होता है, एक हाथ इधर होता है। तो जब हम स्टीयरिंग को अगर फर्ज करें हमने इस तरफ मोड़ना है, ठीक है, तो हम इस हाथ से पुश करेंगे, स्टीयरिंग को आगे की तरफ धकेलेंगे, और इधर से हम पुल करेंगे, उसको नीचे की तरफ खींचेंगे, तो इस स्टीयरिंग जो है वो मूव करेगा। ठीक है, इसके अंदर घुमाव पैदा होगा, यानी कि टार्क पैदा होगा। तो जब दो फोर्सेज इकट्ठी लग रही होती हैं, ठीक है, अब जैसे कि ये दो फोर्सेज हैं, ये लग रही हैं और ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, तो ये फोर्स अगर हम, मैं ये वाली फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, ये इस तरफ लगा रहा हूँ, तो इनसे दोनों से मिल के एक कपल बन रहा है। ठीक है, जब दो फोर्सेज इकट्ठी लग रही होती हैं और वो आपस में पैरेलल होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं, ठीक है, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है, तो ऐसी फोर्सेस को हम के जोड़े को, ठीक है, क्योंकि ये फोर्सेस का जोड़ा है, इस वजह से हम इसको कपल कहते हैं। ठीक है, तो उसने हमें बता दिया कि ये जो दोनों फोर्सेज हैं, ठीक है, इनसे जो कपल बन रहा है वो 50 न्यूटन का है। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट 50 न्यूटन है, जिसको हम कपल कहेंगे। उसके बाद उसने हमें स्टीयरिंग का रेडियस बता दिया 16 सेंटीमीटर है। अब हमने टार्क मालूम करना है कि इस स्टीयरिंग के अंदर जब हम इतनी फोर्स लगाएंगे, इतनी फोर्स का कपल लगाएंगे, तो उसके अंदर कितना टार्क पैदा होगा। तो इसके लिए ये मैं एक आपको और डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, ये चूंकि स्टीयरिंग से आपको इतना जो है ना, तो यहाँ पे साथ देखें, एक फोर्स हमारी इधर लग रही है, एक फोर्स हमारी इधर लग रही है, तो ये दोनों फोर्सेज हैं, इक्वल फोर्सेज होती हैं। ठीक है, उसके बाद इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो फासला होता है वो हमारे जो सर्कल है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर शेप का होता है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला होता है इसको हम डायामीटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक फासला रेडियस कहलाता है, और सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फासला जो कि सेंटर में से गुजरे उसको हम डायामीटर कहते हैं। तो ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमें, तो ये देखते हैं इसका क्या यूज़ होगा आगे। तो हमें स्टीयरिंग का जो रेडियस है वो बताया गया 16 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर तो हमारा चूँकि ऐसा यूनिट नहीं है, सिस्टम इंटरनेशनल में जो डिस्टेंस ही है ना रेडियस एक, तो इसके लिए हमें मीटर का यूनिट चाहिए होता है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो 16 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो इसलिए हम डिवाइड करेंगे। तो 16 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.16 मीटर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद जो फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टीयरिंग एफ, यानी कि जो कपल है हमारा वो 50 न्यूटन का है। तो टार्क हमने फाइंड करना है, तो जो हमारे पास फार्मूला होता है जो हमने यूज़ करना है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, टार्क ऑफ द कपल, जो एक कपल लगाने से जो टार्क पैदा होता है वो बराबर होता है जो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ फोर्स। तो हमारे पास
ये अब देखते हैं जी, टॉर्क ऑफ द कपल इज इक्वल टू, एक तो फोर्स आ जाएगी जो लग रही है, इनटू डायामीटर ऑफ द स्टीयरिंग। यहाँ पे चूंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये दो फोर्सेस जो है ना, मतलब एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, तो इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब अगर आप ये लाइन देखें ना, तो यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस केस में, स्टीयरिंग के केस में, इसका जो डायमीटर होगा, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसका। तो इसलिए अब हमने ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स था, इसकी जगह क्या लिख दिया, डायमीटर ऑफ स्टीयरिंग लिख दिया। तो टार्क ऑफ कपल इज इक्वल टू एफ इनटू, तो ये जो हमारा डायमीटर होता है, ठीक है, क्योंकि हमें रेडियस बताया गया है, तो डायमीटर जो होता है वो 2 इंटू आर होता है, ठीक है, ये डबल होता है ना, यहाँ से यहाँ तक फासला हमारा रेडियस था, तो यहाँ से यहाँ तक फासला भी रेडियस होगा, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, हम इस आर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो हमारा डायमीटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें रेडियस गिवन था, इसलिए डायमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू आर कर देंगे, यानी कि 2 को रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो एफ इज इक्वल, टार्क ऑफ द कपल इज इक्वल टू एफ की जगह 50 आ जाएगा, ठीक है, ये हमें गिवन है, इनटू 2, ठीक है, और रेडियस हमें कितना पता था जी, 0.16, तो इसको सॉल्व करेंगे हम जब, तो 50 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 100 हो जाएगा, जब 100 को आप 0.16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैलकुलेटर में आपके पास 16 आ जाएगा। तो जो इस कपल की वजह से जो टार्क पैदा होगा स्टीयरिंग के अंदर, वो 16 न्यूटन मीटर होगा। साथ इसके आपने मीटर भी लिखना है, ठीक है, क्योंकि गलती से मैंने यहाँ पे साथ मीटर नहीं लिखा, टार्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है, यहाँ पे मैंने सिर्फ न्यूटन लिख दिया, साथ आपने मीटर लिख लिया। अगला ये हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 4.7 है, इसमें हमें कह रहा है अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। एक तस्वीर का फ्रेम है जो कि 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल ऐसी जो लाइन है इसको हम वर्टिकल कहते हैं, तो उससे वो लटका हुआ है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। तो जाहिर बात है, जब हम किसी चीज़ को स्ट्रिंग से या डोरी से लटकाएंगे, ठीक है, भारी चीज़ को, तो उसके अंदर टेंशन पैदा होगी, खिंचाव पैदा होगा, वो हमें बता रहे हैं 3.8 न्यूटन है, एक 4.4 न्यूटन है। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, वो जो पिक्चर फ्रेम है उसका हमने वेट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास पिक्चर फ्रेम है एक, ठीक है जी, और ये 2 स्ट्रिंग्स है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, रेड कलर की मैंने शो कर दी, तो ये एक किसी चीज़ के साथ ये यहाँ पे लटक रही है, ठीक है जी, हमारी जो पिक्चर फ्रेम है, ठीक है, ये 2 स्ट्रिंग्स की मदद से, ठीक है, लटक रहा है। तो इसके साथ यहाँ पे जो 2 स्ट्रिंग्स होंगी, इसके वजन की वजह से, ठीक है, इसका वेट नीचे की तरफ होगा चूंकि, ठीक है, इसको हम डब्ल्यू कहते हैं, तो इस वेट की वजह से इन 2 स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन पैदा होगी, ठीक है, एक को हम T1 कह देते हैं, दूसरी को हम T2 कह देते हैं, एक 3.8 न्यूटन है, एक 4.4 न्यूटन है। तो हमने ये बताना है कि जो हमारी ये जो पिक्चर फ्रेम है इसका वेट कितना होगा, ठीक है जी। तो इसके लिए सोल्यूशन में जो चीज़ें गिवन है पहले वो हम लिख लेते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है जी, 1 स्ट्रिंग T1 जिसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास 3.8 न्यूटन है। टेंशन इन सेकंड स्ट्रिंग जो है T2, ठीक है, ये दूसरी जो हमारी स्ट्रिंग है या धागा है या रस्सी है, ये 4.4 न्यूटन है। हमने फाइंड करना है जी वेट ऑफ द फ्रेम W, ठीक है, जो डाउनवर्ड होगा। अब एज फ्रेम इज इन इक्विलिब्रियम, इट मीन्स, अब जो हमारा फ्रेम है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि इसके ऊपर जो ऊपर वाली, अब ये जो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी ये अपवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी और वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, क्योंकि वेट वो फोर्स है जिसके साथ ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, तो ये उसका वेट या वजन कहलाता है। तो जो फोर्स, चूंकि इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इसके ऊपर जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो आप एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, और ये रेस्ट की हालत में इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इस पे अब फोर्सेज 2 तरह की होती हैं, एक वो फोर्सेज होती हैं जो एक्सिस के अलोंग लग रही होती हैं, जो हॉरिजॉन्टली लग रही होती हैं। तो जो हमारे पास फोर्सेज एक्ट कर रही हैं एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, ये सिग्मा का मतलब होता है सम, ठीक है, सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस पे जितनी फोर्सेज लग रही हैं उन सबको जमा करें तो वो 0 की इक्वल होगा। उसके बाद सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस पे जितनी फोर्सेज लग रही हैं इनका सम लेंगे तो ये भी 0 आएगा।
तो एक्स एक्सिस पे हमें साफ नज़र आ रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, इसलिए इन सब का सम 0 है। लॉन्ग वाई एक्सिस जो फोर्सेज हैं वो हम देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी लग रही है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारी जो अपवर्ड फोर्सेज होती हैं उनको हम प्लस के साथ उनके साथ लिखते हैं या उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो नीचे की तरफ जो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जो फोर्सेज लग रही होती हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा T1 प्लस T2, ठीक है जी, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ये आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों अपवर्ड फोर्सेज हैं, तो इन ये जो हैं ये बराबर होंगी डाउनवर्ड फोर्सेज के। तो हमारे पास 3.8 प्लस 4.4 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ज़्यादा, तो उसको हम दूसरी तरफ लेंगे क्योंकि ये हमें पता नहीं था, ये अननोन है, दूसरी तरफ चला जाएगा। तो 3.8 और 4.4 आपस में ऐड होके 8.2 न्यूटन आ जाएगा। तो हमारे पास जो वेट आ गया वो 8.2 न्यूटन आ गया, ठीक है जी, क्योंकि वेट भी एक फोर्स है तो इसका यूनिट भी न्यूटन होता है। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है जी 4.8। इसमें कह रहा है 2 blocks of masses 5 kilogram and 3 kilogram are suspended by 2 strings as shown. Find the tension in each string. अब हमें कह रहा है कि हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक 5 किलोग्राम का एक 3 किलोग्राम का, इनको इस तरह लटकाया गया है, ठीक है, जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है, जैसा कि उसके बाद हमें कह रहा है कि हमने ये जो दो रस्सियाँ हैं, एक ये वाली रस्सी है, ठीक है, इसके अंदर भी एक टेंशन पैदा होगी, खिंचाव पैदा होगा इनके वजन की वजह से, और एक ये नीचे वाली रस्सी है इसके अंदर भी खिंचाव पैदा होगा। तो इसके ये जो ऊपर वाली रस्सी है इसके अंदर जो खिंचाव पैदा हो रहा है इसको हम T1 कह देते हैं, और नीचे वाली रस्सी के अंदर जो खिंचाव या टेंशन पैदा होगी इसको हम T2 कह देते हैं। तो हमने T1 और T2 फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें गिवन है, एक तो हमें मैस ऑफ ब्लॉक 1, ठीक है जी, वो 5 kg है, और सेकंड जो ब्लॉक है उसका मैस हमारे पास 3 kg है, ठीक है। हमने T1 फाइंड करना है और T2 फाइंड करना है। तो क्योंकि अब यहाँ भी आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रही, तो हम सिर्फ जो वर्टिकल फोर्सेज हैं लॉन्ग वाई एक्सिस फोर्सेज हैं, ठीक है, एफ ऑफ वाई जो है इनका सम लेंगे। तो चूँकि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इस वजह से सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 होगा। नाउ फॉर फाइंडिंग द टेंशन T1, अब जो हमारे पास जो स्ट्रिंग T1 है इसके ऊपर दो फोर्सेस जो है ना डाउनवर्ड लग रही है। तो ये T1 अपवर्ड फोर्स है, ठीक है, ये हमारी जो टेंशन है इसके अंदर। उसके बाद ये नीचे दो ब्लॉक हैं, एक इसका वेट 5 किलोग्राम वाले जो है इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और एक 3 किलोग्राम वाला जो है इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि ये जो हमारी डोरी है, ये स्ट्रिंग है, इस पे इन दोनों का वेट एक्ट कर रहा है। उसके मुकाबले में ये जो नीचे वाली डोरी है इस पे सिर्फ इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो इसलिए T1 पे जो हमारे पास कर रहा है जी, तो T1 पहले हम देख लेते हैं। T1 W इज इक्वल टू T1 आ जाएगा हमारे पास, और ठीक है, जो मतलब इसके ऊपर जो सारा वेट एक्ट कर रहा है T1 अपवर्ड है और वेट जो है इन दोनों का डाउनवर्ड है, तो W इज इक्वल टू T1 हो जाएगा। अब वेट का हमें पता है ये किसकी इक्वल होता है, mg इज इक्वल टू T1 आ जाएगा। W का वेट निकालने का फार्मूला होता है मैस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg। अब चूंकि आप देखें जब ये वाली जो रस्सी है इसके ऊपर जो वेट नीचे लग रहा है ये दोनों का लग रहा है, तो दोनों का मतलब जो है ना वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उस वजह से हम m की जगह क्या यूज करेंगे, m1 प्लस m2, क्योंकि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इसके ऊपर हो रहा है। तो m की जगह क्या आ जाएगा जी, m1 प्लस m2 इंटू जी इज इक्वल टू T1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो m1 हमारे पास 5 है, m2 हमारे पास 3 है, इंटू जी जो है वो 10 आएगा, इक्वल आ जाएगा T के। तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 न्यूटन आ जाएगा। T1 हमारे पास 80 न्यूटन। तो इस रस्सी के अंदर जो हमारी टेंशन पैदा हो रही है वो 18 न्यूटन की पैदा हो रही है। उसके बाद हम T2 देखते हैं, तो T2 के लिए हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू T2। अब W जो हमारे पास आएगा mg इज इक्वल टू T2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो हमारी ये वाली स्ट्रिंग है इसके ऊपर सिर्फ ये जो 3 किलोग्राम वाला मैस है इसका वेट एक्ट कर रहा है, ये ऊपर वाला है इसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ m की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, ठीक है। इसमें हमने इसलिए 5 प्लस 3 पुट किया था क्योंकि इसमें दोनों का जो वेट था वो इस पे असरअंदाज हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ ये नीचे इस रस्सी पे सिर्फ इसका वेट असरअंदाज हो रहा है, इसलिए हम m की जगह 3 लिखेंगे, g की जगह 10 आ जाएगा इक्वल टू T2। तो ये सॉल्व हो गया, हमारे पास 30 न्यूटन आ जाएगा। तो जो हमारी दूसरी स्ट्रिंग है या रस्सी है उसके अंदर जो टेंशन होगी वो 30 न्यूटन की होगी। अगला न्यूमेरिकल है जी प्रॉब्लम 4.9। A nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner.
इसमें हमें कह रहा है कि एक नट है उसको हमने टाइट किया है, फोर्स लगाई है 200 न्यूटन की, और उसके ऊपर जो हमने स्पैनर यूज़ किया है वो 10 सेंटीमीटर लंबा था। व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड, हमें किस लेंथ का स्पैनर चाहिए टू लूजन द सेम नट, उसी नट को लूज करने के लिए विद 150 न्यूटन फोर्स। अब मतलब हमने पहले 200 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, 10 सेंटीमीटर वाला हमने स्पैनर यूज किया था उसको टाइट करने के लिए। अब हमने उसको लूज करना है उसी नट को, फोर्स अब हम 150 न्यूटन की लगाना चाहते हैं। तो अब हमने फाइंड ये करना है कि स्पैनर जो है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास पहले, ठीक है, ये फोर्स आ गई, ठीक है। जब हम नट को टाइट करते हैं तो उसको हम क्लॉक वाइज घुमाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब देखें, अब जब हम फोर्स लगाएंगे इस पर, ठीक है, फोर्स हम लगा रहे हैं 200 न्यूटन की, जिसको मैं F1 का नाम दे देता हूँ क्योंकि हमें दो फोर्सेस दी हुई है, एक टाइट करने के लिए, एक लूज करने के लिए। F1 हमारे पास 200 न्यूटन है। जब हम ये फोर्स लगाते हैं, स्पैनर हमारा जो होता है जी वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, तो इससे हमारे पास जो है वो, हम इसकी मदद से नट को टाइट कर देते हैं। अब इसको लूज करने के लिए हमें इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि फोर्स नीचे की तरफ लगानी पड़ेगी। तो इस सूरत में अब हमने फोर्स बता दी गई, इसको हम F2 कह देते हैं, ये हमारे पास 150 न्यूटन है, ठीक है। अब हमें लेंथ ऑफ स्पैनर जो है पता करनी है कि इस जो ये स्पैनर होगा इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि ये हम उसी नट को जो है लूज कर सकें। तो एक सिंपल सी बात है कि हमने जो फोर्स लगाई है, ठीक है, और स्पैनर यूज़ किया है, इसकी मदद से जो टार्क पैदा होगा, ठीक है, जितना ही हमें टार्क उसको टाइट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया, उतना ही उसको लूज़ करने के लिए भी उतने ही टार्क की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो देख लेते हैं डेटा में गिवन क्या है। F1 हमें 200 न्यूटन गिवन है, और मोमेंट आर्म L1 जो है ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। फोर्स अप्लाई टू लूज दी नट, इसको हमने F2 का नाम दिया था, ये 150 न्यूटन की है। लेंथ ऑफ स्पैनर रिक्वायर्ड, जो कि हमने स्पैनर की लेंथ निकालनी है, L2 ये हमने फाइंड करना है। एज टॉर्क फॉर टाइटनिंग अ नट इज इक्वल टू दी टॉर्क फॉर लूज टू लूज अ नट, ठीक है। जितना हमने उसको टाइट करने के लिए जितना हमें टॉर्क चाहिए था, टर्निंग इफेक्ट चाहिए था, उतना ही हमें उसको लूज करने के लिए भी चाहिए होगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास टॉर्क का फार्मूला होता है वो हमने पढ़ा था F1, मतलब हमारे पास F इंटू एल होता है, ठीक है, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म होता है, तो F1 इंटू L1 हो जाएगा इज इक्वल टू F2 इंटू L2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख लें, हमें F1 की वैल्यू पता थी 200, वो हमने पुट कर दी। L1 हमें पता था 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे F2 हमारे पास 150 न्यूटन हमें गिवन है, L2 हमें नहीं पता। तो अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे इसको ये जो यूनिट है, ठीक है, लेंथ का, इसको हमने क्यों नहीं चेंज किया। वो इसलिए हमने नहीं चेंज किया क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो भी सेंटीमीटर में आ रहा है। अगर मैं इसको पहले मीटर में चेंज कर देता तो L2 भी मीटर में आता, और फिर हमें उसको दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ता। तो चूंकि L1, ठीक है, सेंटीमीटर में है, और आंसर भी हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको चेंज ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हमें फिर डबल मेहनत करनी पड़ती, पहले इसको हम मीटर में चेंज करते, फिर आंसर लेके आने के लिए इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ता। तो मैंने इसको एज इट इज पुट कर दिया। तो L1 हमने चूंकि सेंटीमीटर में पुट किया है, तो L2 जो हमें मिलेगा वो भी हमें सेंटीमीटर में मिलेगा। तो ये 150 मल्टीप्लाई हो रहा है, L2 हमने फाइंड करना है, तो उसके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देते हैं। तो 200 न्यूटन इंटू 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 150 न्यूटन इज इक्वल टू L2 आ जाएगा। अब इसको 200 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 2000 आ जाएगा, उसको आप 150 से डिवाइड करेंगे तो L2 इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर का आएगा। तो अब यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है कि जब हमने 200 न्यूटन की फोर्स लगाई तो 10 सेंटीमीटर की मदद से हमने उस नट को टाइट कर लिया। जब हमने फोर्स कम लगाई तो इसके लिए हमें लंबा स्पैनर चाहिए है, ठीक है, 13.3 सेंटीमीटर का स्पैनर चाहिए होगा ताकि हम उसी नट को लूज कर सके कम फोर्स लगा। इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं जी। इस प्रॉब्लम में हमें कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है जी। अब हमारे पास एक यूनिफॉर्म बार है जो कि 1 मीटर लंबी है, उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पे हमने एक 10 किलोग्राम का जो मैस है उसको लटकाया हुआ है। तो अब चूंकि ये सेंटर है हमारा, ठीक है, तो यहाँ से पूरी जो हमारे पास ये यूनिफॉर्म बार थी इसकी लेंथ 1 मीटर है।
और जो 10 किलोग्राम का मैस हमने सस्पेंड किया गया, लटकाया हुआ है, वो सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पे अगर आप इसको मीटर में चेंज कर लें तो ये 0.2 मीटर बनता है। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट अदर एंड ऑफ द बार। अब हमने इस तरफ इसको लटकाया हुआ है, इसको अब हमने बैलेंस करना है इस बार को, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है। तो जो हमने फोर्स लगानी है, अब चूंकि इसको बैलेंस करने के लिए कि ये नीचे ना गिरे, तो हमें फोर्स यहाँ पे इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ लगानी पड़ेगी ताकि ये बैलेंस हो जाए। और चूंकि ये यूनिफॉर्म बार है, इस वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर 1 मीटर लंबी चीज़ है, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ तक जो फासला होगा वो 0.5 मीटर हो जाएगा। अब हमने ये वाली जो फोर्स है, ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में हमें एक तो गिवन है मैस 10 किलोग्राम का है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर L1, ठीक है, ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, जिसको हमने, ठीक है, चेंज किया था मीटर में, तो ये हमारे पास जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 मीटर आ जाएगा। टोटल लेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म बार 1 मीटर है। फोर्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस द बार एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी F2, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है, ये वाली फोर्स हमने फाइंड करनी है। अब चूँकि ये बैलेंस तब होगा जब, अब यहाँ पे जो टार्क आ रहा है ये क्लॉकवाइज टार्क आएगा, मतलब ये वाली जो वेट हमने लटकाया हुआ है, ये इस, अब फर्स्ट यहाँ पे अगर एक हमने कील लगाई हो, तो ये वाली जो वेट है, ठीक है, इस मैस की वजह से ज़ाहिर बात है नीचे की तरफ इसका वजन होगा, उसकी वजह से ये वो उसको घुमाने की कोशिश करेगी, ठीक है, या ताकि ये क्लॉक वाइज इस तरफ रोटेट कर जाए। इसको रोकने के लिए हमें इधर से फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है ये उस वक्त बैलेंस होगा जब इसके ऊपर ये वाला टार्क, ठीक है, जो क्लॉक वाइज टार्क आ रहा है, ठीक है, जो उसको इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है वो, और जो इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है वो दोनों बराबर हो जाए, तो तब ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो टा1 इज इक्वल टू टा2, ठीक है जी। अब टा1 हमारे पास क्या है, F1 इंटू L1, ठीक है जी, और टा2 जो है ये हमारे पास F2 इंटू L2 हो जाएगा, ठीक है, फोर्स इंटू मोमेंट आफ। तो F1 चूँकि हमने F2 फाइंड करना है, ठीक है, F1 तो हमारी वो फोर्स है जो कि इस 10 किलोग्राम के मैस की वजह से डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो F2 फाइंड करने के लिए हमारे पास हो जाएगा जी F1 इंटू L, तो ये L2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। F2 इज इक्वल टू, अब F1 जो है ये हमारे पास ये किसकी इक्वल होगा, ये जो फोर्स है यानी कि इसका वेट, ये तो उसने हमें मैस बताया हुआ 10 किलोग्राम, तो इसका जो वेट होगा डाउनवर्ड, ठीक है, ये इसके फोर्स की इक्वल होगा। तो F1 जो है इसकी जगह हम mg पुट कर देंगे, इनटू L1 की जगह हमारे पास 0.2 आ जाएगा, और L2 हमारे पास 0.5 है, ये हमारे पास L2 है, ये हमारे पास L1 है। तो F2 इज इक्वल टू, ठीक है, m हमारे पास 10 किलोग्राम था, और मल्टीप्लाई g की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई हमारे पास L1 जो है वो 0.2 था, डिवाइडेड बाय L2 हमारे पास 0.5 आ गया। तो 10 से मल्टीप्लाई होगा 100 आ जाएगा, 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 20 आएगा, 20 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 40 न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारी जो है सॉरी F2 इज इक्वल टू 40 न्यूटन आ जाएगा जी। तो ये हमारी फोर्स होगी, इतनी हमें फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाके वो इक्विलिब्रियम की हालत में रहेगा या बैलेंस रहेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।